आज की कहानी का शीर्षक है अधूरापन। सुबह के 8 बज गए थे और राजीव अभी भी बहुत गहरी नींद में सोया हुआ था। दरवाजे की घंटी तीसरी बार बजी तो राजीव को जबरदस्ती आंखें खोलनी ही पड़ी। घड़ी की ओर नजर डाली तो सुबह के 8 बजकर 5 मिनट हो चुके थे। राजीव के मन में एक ख्याल आया। बात क्या है? आज मीरा ने मुझे जगाया क्यों नहीं? और घंटी की आवाज सुनकर भी दरवाजा खोलने नहीं गई है। सोचते हुए राजीव बिस्तर से उठकर आंखें मलते हुए दरवाजे पर गया और उसने दरवाजा खोला तो देखा सामने दूध वाला खड़ा था। नींद में ही दूध लेकर वह किचन की ओर चल दिया। मीरा वहां भी नहीं थी। उसने जोर से आवाज दी, मीरा, कहाँ हो तुम? दूध को गैस स्टोव पर रखकर और गैस जलाकर राजीव जैसे ही पलटा तो गोलू आंखें फाड़े उसे ही घूर रहा था। शायद राजीव की आवाज से ही गोलू जाग गया था। क्या हुआ पापा? गोलू बेटा, तुम्हारी मम्मी कहाँ? कहते कहते राजीव को झटका लगा। उसकी आंखों से नींद गायब हो गई और उसे ऐसा लगा मानो उसे किसी अन्य दुनिया से इस दुनिया में पटक दिया गया हो। गोलू बड़ी ही मासूमियत से अपने पापा को घूर रहा था। मीरा है कहाँ अब? वह तो कब की छोड़कर जा चुकी है उसे। उसे ही क्या, वह तो सबको छोड़कर जा चुकी है। अब कभी वापस नहीं आएगी वह। उसे मरे तो कई महीने हो गए। राजीव ने सहमे हुए गोलू को खींचकर अपने सीने से लगा लिया। वह किसी तरह अपने दोनों बेटों के दिल से अपनी पत्नी और उनकी मां मीरा की याद को दूर रखना चाहता था। इसलिए मीरा की मृत्यु के बाद से वह अपना दुख भूलकर उन दोनों का ध्यान बटाने का प्रयत्न करता आ रहा था। पर आज अचानक उसने फिर मीरा को आवाज देकर गोलू की यादों को कुरेद दिया था। उसे मम्मी याद आ गई थी। शायद पिछली रात राजीव देर तक अपनी शादी का वीडियो देखते देखते सो गया था। इसीलिए सवेरे गफलत में यह गलती हो गई। गोलू ने फिर से वही घिसा पिटा सवाल कर दिया, पापा, मम्मी हम सबको अकेला छोड़कर भगवान के पास क्यों चली गई? बेटा, बताया तो था, जो लोग अच्छे होते हैं उन्हें भगवान अपने पास बुला लेते हैं। पापा, भगवान को मालूम नहीं कि मम्मी का एक छोटा बेटा भी है जो उनको याद करके बहुत रोएगा। यह बोलते बोलते गोलू की आंखों में आंसू निकल चुके थे। भगवान सब जानते हैं और वो यह भी जानते हैं कि तुम्हारा अब स्कूल जाने का समय हो गया है और तुम अभी तक तैयार नहीं हुए हो। राजीव ने बात टालने का प्रयत्न किया। राजीव की चाल काम कर गई। गोलू तुरंत बोला, अरे हाँ पापा, आज तो मेरी कराटे की क्लास है। कराटे वाली ड्रेस लेकर जाना है। गोलू बड़ा था। मीरा की मृत्यु के बाद से ही वह गुमसुम अवश्य हुआ और ऐसा लगता था मानो रातों रात ही वह अपनी उम्र से कई वर्ष बड़ा हो गया है। पापा के काम में हाथ बटाना, मोनू को तैयार करना आदि अनेक कार्य उसने स्वयं ही अपने हाथ में ले लिए थे। माँ के विषय में भी वह कभी अपने पापा से कुछ नहीं पूछता था। वह जानता था कि ऐसा करने से पापा को बुरा लगेगा। बच्चों के स्कूल जाने के बाद घर का सूनापन राजीव को काटने लगा। गुजरे कुछ महीनों में उसके जीवन में जो तूफान आया था उसका शोर कानों में पुनः गूंजने लगा। उस समय
मीरा को हल्का सा बुखार हुआ था। रात में डॉक्टर ने दवा भी दे दी थी, पर शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। सवेरा होते होते मीरा ने संसार ही छोड़ दिया। राजीव गुम सा हो गया। गोलू ने तो अपने आप को संभाल लिया, परंतु मोलू को संभालना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। वह भी बहुत छोटा है तथा अपनी दादी की गोद में घुसा हुआ वह बस रोए ही जा रहा था। भगवान जी, मेरी माँ वापस कर दो। आनन फानन में सारे दोस्त रिश्तेदार आदि इकट्ठे हो गए। सबकी जुबान पर एक ही बात थी। कितनी कम उम्र में बुला लिया ऊपर वाले ने मीरा को। इतने छोटे छोटे बच्चे कैसे रहेंगे बिन मां के। और फिर राजीव का भी तो सोचो, इतनी पहाड़ सी जिंदगी कैसे गुजारेगा अकेले। उसकी भी तो अभी कोई उम्र नहीं है। 37 साल की उम्र भी कोई उम्र होती है। रिश्तेदारों की बातें राजीव के दिल में अधिक चुभन पैदा कर रही थी। उसका मन होता था कि सब लोग चले जाएं, उसे अकेला छोड़ दें, जिससे वह अकेले में फूट फूट कर रो सके। पिछले चंद महीनों में उसने जाना कि वास्तव में पत्नी के न होने से आदमी कितना टूट जाता है। मीरा के चले जाने के बाद से राजीव स्वयं को अधूरा महसूस करने लगा। एक अधूरापन आ गया है राजीव के जीवन में। अंदर ही अंदर खुलने लगा है। उसके माँ पिता से उसकी यह हालत देखी न गई। उन्हें लगा कि यदि ऐसी ही हालत में कुछ और दिन रहा तो अवश्य ही बीमार पड़ जाएगा। बहुत सोचने पर उनको यह लगा कि राजीव की दूसरी शादी ही उसका हल है। राजीव को जीवन साथी मिल जाएगा और बच्चों को एक मां मिल जाएगी। परंतु अब प्रश्न यह था कि राजीव से पुनर्विवाह करने को कौन कहे। उनके कहने से तो वह मानेगा नहीं। आखिर इसका जिम्मा उन्होंने राजीव के सबसे घनिष्ठ दोस्त अशोक को सौंप दिया। एक दिन राजीव और अशोक दोनों चाय की चुस्कियां ले रहे थे तो अशोक ने बात छेड़ दी। यार राजीव, एक बात कहूं, तू बुरा तो नहीं मानेगा? राजीव मुस्कुराया। अरे यार, तेरी बात का कभी बुरा माना है? तो सुन, तू शादी क्यों नहीं कर लेता? अभी तो तू इस शहर में है। अंकल आंटी बच्चों को देख लेते हैं। कल को किसी दूसरे शहर में तेरा ट्रांसफर हो गया तो कौन देखेगा बच्चों को? अशोक, तू पागल हो गया है क्या? इस बुढ़ापे में शादी करूंगा क्या मैं? इतने बड़े बड़े बच्चों के लिए नई मम्मी लाऊंगा। जरूरत बच्चों से अधिक तुझे है और बच्चे अभी इतने भी बड़े नहीं हुए हैं। राजीव, बच्चे तो बड़े हो जाएंगे। स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से फिर नौकरी और फिर उसके बाद उनकी शादी और उनका परिवार। ये सब होते होते वक्त का पता भी नहीं चलेगा और तब तो और भी अकेला हो जाएगा। अभी तो तेरी उम्र कुछ भी नहीं है। उस समय क्या 55-60 की उम्र में जीवन साथी ढूंढेगा? मेरी बात पर बहुत शांति से सोच और फिर बोल। अशोक ने ऐसा तर्क रखा था कि राजीव उसकी बात से प्रभावित होने लगा। बोल, क्या कहता है? अशोक ने आतुरता दिखाई। यार, मैं तो बिल्कुल कंफ्यूज हो गया हूँ। चलो एक बार को ये मान भी लिया जाए कि दूसरी शादी मेरे लिए आवश्यक है, पर क्या राजीव?
क्या नई पत्नी बच्चों का ठीक तरह से ध्यान रख पाएगी? क्या वह उन्हें वही प्यार दे पाएगी जो उन्हें उनकी माँ मीरा से मिलता था? लड़की देख समझकर जानी पहचानी लाई जाएगी। ऐसे ही आंख बंद करके थोड़ी ही ले आएंगे। राजीव ने थोड़ी देर सोचकर कहा, ठीक है। अशोक ने यह खुशखबरी उसके माँ पिता को भी दे दी। दोनों की खुशी का पारावार ही न था। उधर राजीव इस विषय में और अधिक सोचने लगा। एक अनजान जीवन साथी के साथ बाकी का जीवन व्यतीत करने की आशा उसको अधीर बनाने लगी। वह उस दिन की बेसब्री से प्रतीक्षा करने लगा जब उसके जीवन में कोई सुयोग्य जीवन साथी पदार्पण करेगी और उन तीनों के जीवन में फिर से रस घोल देगी। बस एक ही भय उसे खा रहा था कि कहीं कोई गलत लड़की उनके जीवन में ना आ जाए। एक शाम अशोक बरामदे में बैठा था और राजीव की माँ बगल में बैठी सब्जी काट रही थी। सामने लॉन में दोनों बच्चे और तुलसी खेल रहे थे। मौका देखकर अशोक ने बात छेड़ी, आंटी, ये तुलसी कैसी लड़की है? बहुत अच्छी है बेटा, बिन माँ बाप की लड़की है। अभी साल भर पहले ही तो अपने दूर के रिश्ते के चचेरे भाई के साथ बगल में ही रहने आई है और कोई नहीं है इसका। भाभी से अधिक पढ़ती नहीं है, पर यह बेचारी क्या करे, कहीं और रह भी नहीं सकती है, कोई और जगह है भी नहीं रहने को। दिन भर मेरे यहाँ ही लगी रहती है। अब तो इतना घुल मिल गई है कि पूछो मत। मीरा के जाने के बाद से ही घर का सारा काम यही तो संभाल रही है। गोलू और मोलू की तो यह बहुत अच्छी दोस्त बन गई है। मना भी किया कि इतना मत करीबा हम लोगों के, कल को ब्याह करके अपनी ससुराल चली जाएगी तो हमें घर बहुत सूना लगेगा। तो हंसती है और कहती है कि मेरी शादी गोलू से कर दो तो तुम्हारे पास ही रहूंगी। इतनी उम्र हो गई पर बेचारी की शादी भी नहीं हो रही। आंटी, राजीव के लिए कैसी रहेगी है? अशोक ने हिम्मत करके पूछ ही लिया। यह तो कभी मेरे ध्यान में ही नहीं आया। देखो आंटी, इस समय हमें ऐसी लड़की चाहिए जो सीधी सादी हो, घर में सबसे घुल मिल जाए और बच्चों को प्यार से रखे। मैं कई दिनों से तुलसी पर नजर रखे था, मेरी कसौटी पर तो यह बिल्कुल खरी उतरती है। बाकी जैसा आप लोग ठीक समझे। शाम को ही राजीव के पापा से बात हो गई। उन्होंने भी कहा कि हमें तो बस लड़की चाहिए, बाकी कुछ नहीं। तुलसी के भाई भाभी तो बिना किसी खर्चे वाली शादी से बहुत खुश हुए। राजीव ने पहले तो यह कहते हुए ऐतराज किया कि उसमें और तुलसी में 10 वर्ष का अंतर है, परंतु फिर सबके समझाने पर वह मान गया। शादी की तैयारियां होने लगी। राजीव को अपने अंदर एक नया उत्साह सा महसूस होने लगा, मानो जीवन में कोई बाहर आने वाली हो, परंतु होने को शायद कुछ और ही मंजूर था। मोलू ने घर में चलने वाली चहल पहल और तैयारियों के विषय में पूछताछ करनी शुरू कर दी। जब उसे बताया गया कि उसकी नई मां आने वाली है तो वह बिदक गया। नहीं, मेरी पुरानी मां ही वापस आने वाली है। वह पापा से कह गई है कि वह जल्दी ही वापस आएगी। अपने बच्चों के पास सब घर वालों ने बहुत समझाने की कोशिश की पर सब नाकाम। गोलू टस से मस नहीं हुआ। राजीव को जब पता चला तो वह परेशान हो उठा।
उसने दूसरी तरह से मोलू को समझाने की ठानी। एक दिन वह दोनों बच्चों को घुमाने ले गया और मौका देखकर उसने धीरे से बात छेड़ दी। अच्छा, तुम दोनों एक बात बताओ, क्या पापा, तुम्हें तुलसी कैसी लगती है? मोलू भी मूड में आ चुका था। बोला, बहुत अच्छी है। वह मुझे पढ़ाती भी बहुत प्यार से है, बिल्कुल भी नहीं डांटती है और मेरे साथ खूब खेलती है। अगर तुलसी हमारे घर हमेशा के लिए रहने आ जाए तो कैसा रहेगा? बहुत मजा आएगा। पर वह आएंगी? हम उन्हें तुम्हारी मम्मी बनाकर लाएंगे। मोलू ने अपनी पैनी नजर राजीव पर गड़ा दी और तुनक कर बोला, नहीं, मेरी मम्मी की जगह कोई दूसरी मम्मी नहीं आएगी। पर मोलू बेटा, अभी तो तुम कह रहे थे कि वह बहुत अच्छी है, फिर क्या परेशानी है? मोलू ने बड़े बूढ़ों की तरह बहुत ही ध्यान से अपने पापा की ओर देखते हुए कहा, पापा, सौतेली माँ तो सौतेली ही होती है। राजीव चौंका, बोला, ऐसा किसने कहा तुमसे? किसी एक ने थोड़े ही कहा है। 6 नंबर वाली आंटी ने कहा, स्कूल में गौरव ने कहा, चीकू ने कहा, स्कूल बस के कंडक्टर अंकल ने कहा, हीमा दीदी ने कहा और रचना मौसी ने भी ऐसा ही कहा। सबने कहा था कि सौतेली माँ डायन होती है, उसे घर में मत घुसने देना, वह तुम्हें और भैया को खा जाएगी और पापा को लेकर कहीं दूर चली जाएगी। राजीव समझ गया। बात संभालने की गरज से उसने मोलू को समझाया, बेटा, वे लोग गलत बोलते हैं। परंतु मोलू कहाँ मानने वाला था। उसका तर्क यही था कि इतने सारे लोग झूठ थोड़े ही बोलेंगे और मेघा दीदी ने तो मुझे सौतेली माँ की बहुत डरावनी कहानी भी सुनाई थी। नहीं पापा, मैं नहीं आने दूंगा सौतेली माँ को। और फिर मम्मी भी तो आकर लड़ेंगी मुझसे कि मैंने उनके पीछे किसी और को मम्मी कैसे कह दिया। राजीव की शादी कैंसिल हो गई। उसके दिल में जो आशा की किरण जागी थी वह एक झटके में ही बुझ गई। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीने गुजरे और कुछ वर्ष भी गुजर गए, पर तीनों की जिंदगी में आया वह शून्य वैसे ही बना रहा और तीनों ने जैसे उस शून्य के साथ जीना भी सीख लिया। दोनों बच्चे बड़े हो गए। मोलू भी अब तक समझ गया था कि उसकी माँ वापस आने वाली नहीं है, क्योंकि वह ऐसी जगह पहुंच गई थी जहां से कोई वापस नहीं आ सकता है। गोलू का दाखिला इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया। उसे दूसरे शहर जाना था। मोलू भी उसके साथ जाने की जिद पकड़ बैठा। राजीव ने सोचा कि उसका तबादला अब कहीं भी हो सकता है, सो उसने मोलू का भी उसी शहर के एक स्कूल में दाखिला करा दिया। गोलू और मोलू के रहने का प्रबंध राजीव ने दयाल बाबू के घर में करा दिया। दयाल बाबू राजीव के करीबी थे, उम्र में राजीव से काफी बड़े थे और राजीव उनको अपना बड़ा भाई मानता था। उनकी पत्नी का भी काफी पहले देहांत हो चुका था। उनके दोनों बच्चे अपनी अपनी नौकरी के कारण मुंबई में फ्लैट लेकर रहते थे। दयाल बाबू अकेले रहते थे। गोलू और मोलू से उन्हें बचपन से ही लगाव था। उन्होंने ही उन दोनों को अपने पास रखने की जिद की थी, जिससे उनके घर का सूनापन खत्म हो जाए और उन्हें बुढ़ापे के लिए सहारा मिल जाए। वहां जाने पर मोनू को बड़ा अच्छा लगा। नई जगह, नए लोग, नए नए दोस्त। दयाल अंकल भी बहुत अच्छे थे। खाली समय में दयाल अंकल मोनू के साथ कैरम, कार्ड, शतरंज आदि खेलते थे। दयाल बाबू मोनू का इतना ख्याल रखते थे कि मोनू उनको बहुत चाहने लगा था। एक दिन शाम को मोलू जब खेलकर घर लौटा तो अंकल कमरे में अंधेरा किए हुए बैठे थे। मोलू ने लाइट जलाई
तो उसे लगा कि अंकल शायद रो रहे थे। मोलू ने अंकल को कुरेदा। पहले तो वह कुछ न बोले, पर मोलू के जिद करने पर उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने दोनों बेटों को दिवाली की छुट्टियों में अपने पास बुलाया था, परंतु वे नहीं आ रहे हैं। लिखा है कि उनके बच्चे महाबलेश्वर जाने की जिद कर रहे हैं, इसलिए अब वे लोग शायद गर्मियों की छुट्टियों में ही आएंगे। मोलू ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, कोई बात नहीं अंकल, गर्मी की छुट्टियों में 5-6 महीने ही तो रह गए हैं, थोड़ा इंतजार और से ही। वही तो कर रहा हूं बेटा, पिछले 7 सालों से ये लोग यही बोलते आ रहे हैं, पर आता कोई नहीं। तो आप क्यों नहीं चले जाते मुंबई? कैसे जाऊं इस बुढ़ापे में? और फिर वे लोग कहते हैं कि उनके फ्लैट बहुत छोटे हैं, मुझे उनके साथ रहने में दिक्कत होगी। मेरी तो आंखें तरस गई हैं उन लोगों को देखने के लिए। अंकल बोलते जा रहे थे जैसे दिल की भड़ास निकाल रहे हों। तेरे आने से पहले मैं किसी से बात करने को भी तरस जाता था। कितनी देर अखबार पढूं या कितनी देर टीवी देखूं? कोई अपना भी तो होना चाहिए जिससे दिल की बात कह सकूं। कभी कभी सिर में दर्द होता है तो अपने हाथों से ही दबा लेता हूं। बुखार होता है तो कोई हालचाल पूछने वाला ही नहीं है। हर पड़ोसी काम धंधे वाला या परिवार वाला है, उसको मेरे लिए फुर्सत थोड़ी ही है। किसी से थोड़ी देर बात करने लगता हूं तो वह किसी जरूरी काम का बहाना करके निकल लेता है। मोनू ने बात का रुख बदलने का प्रयत्न किया। छोड़िए अंकल, अब मैं तो हूं यहाँ, आप मुझसे बातें करिए और मेरे साथ खेलिए। मैं आपकी उम्र का तो नहीं हूं, पर मुझे आप अपना दोस्त समझिए। अंकल सहसा ही हंस दिए। शायद इतने छोटे बच्चे के आगे बचपना करके उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ था। अंकल शतरंज का बोर्ड लाने गए तो उनके नीचे दबा हुआ एल्बम मोलू को दिखाई पड़ गया। उसके आने से पहले शायद अंकल वही एल्बम देख रहे थे। उसने खोल के देखा तो वह अंकल की शादी का एल्बम था। मोलू पन्ने पलटते हुए एक एक फोटो देखने लगा। उसे पता ही नहीं चला कब अंकल आकर उसके पीछे खड़े हो गए थे। यह तेरी आंटी थी बेटा। अंकल की आवाज ने मोलू को चौंका दिया। मोलू के हाथ से एल्बम लेकर अंकल जैसे अतीत में खो गए और खुद से बातें करने लगे। तब तक गोलू भी आ गया था और बैठकर दयाल अंकल की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। दयाल अंकल अपने ही ख्यालों में खोए हुए बोलते जा रहे थे। कितनी अच्छी लगती थी तुम्हारी आंटी, जानते हो? जब यह मुझे छोड़कर गई थी तो मेरे दोनों बेटे बहुत छोटे थे। मैंने इनको पिता और माँ बनकर पाला। अंकल, आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? गोलू ने पूछा। कर लेता, पर मेरे बेटों को सौतेले शब्द से सारे रिश्तेदारों और मिलने वालों ने इतना डरा दिया था कि वह नई मां लाने के लिए राजी ही नहीं हुए। तो मैंने भी इरादा छोड़ दिया। अगर मैं तब दूसरी शादी कर लेता तो इनकी नई मां इन लोगों के काम आती और आज बुढ़ापे में वह मेरे सुख दुख का सहारा होती। जब उनको सहारे और साथ की जरूरत थी, मैंने उनका साथ दिया और उनकी जरूरत पूरी की, पर आज मुझे सहारे की जरूरत है।
तो वे लोग भूल गए। अब वे मुझे यहाँ पटक कर खुद मुंबई में रह। यह भी नहीं सोचते कि बूढ़ा अकेला पड़ा होगा। दयाल बाबू अपने आंसू छुपाने के लिए तुरंत मुड़कर अंदर वाले कमरे की ओर बढ़ गए, पर मोलू ने उनकी आंखों में आंसू देख लिए थे। उसे उनके बेटों पर बहुत गुस्सा आया और वह गुस्से में ही बड़बड़ाया, औलाद अपने स्वार्थ के लिए कितना गिर जाती है। भैया, क्या फर्क पड़ जाएगा अगर अंकल उन लोगों के साथ रह लेंगे? थोड़ा बहुत एडजस्ट किया जा सकता है। खुद तो दोनों वहां मुंबई में रह रहे हैं और अपने पिता को अकेला छोड़ा हुआ है। अपने स्वार्थ के लिए अंकल को शादी नहीं करने दी, और अब जब उनको जीवन साथी की आवश्यकता है तो उनका सहारा भी नहीं बनना चाहते। हम दोनों भाई तो अपने पापा का कितना ख्याल रखते हैं, है ना भैया? गोलू ने धीरे से कहा। मोलू, हम दोनों भाइयों ने भी तो अकेला छोड़ दिया है अपने पापा को। मोलू ने झट सफाई दी। पर वह तो पढ़ाई की वजह से, मजबूरी में। गोलू ने अगली दलील दी। तो क्या हुआ? कल को मजबूरी का नाम नौकरी या छोटा फ्लैट हो जाएगा। तूने भी तो पापा को दूसरी शादी करने से रोका था। हमारे पापा भी इसी तरह किसी जीवन साथी के लिए तड़पेंगे, और तब कोई और मोलू तेरी ही तरह हम दोनों को गालियां देगा। मोलू को इतने खुले आक्रमण की आशा नहीं थी। उसे जबरदस्त झटका लगा और साथ ही आश्चर्य भी हुआ। भैया इतने वर्षों तक यह बात दिल में ही रखे थे। फोन की घंटी से उसका ध्यान टूटा। हेलो, कैसे हो मोलू? फोन राजीव का था। दोनों ओर के हालचाल का आदान प्रदान होने के बाद राजीव बोला, तुलसी भी यहीं खड़ी है, तुमसे बात करना चाहती है। फोन पर तुलसी की आवाज आई। हेलो मोलू, मैं बोल रही हूँ। मोलू की पकड़ फोन पर और मजबूत हो गई। क्षण मात्र में मोलू ने एक निर्णय लिया और अपने रुंधे गले पर काबू पाते हुए बोला, तुम मेरी माँ बनोगी? उधर सन्नाटा छा गया। फिर राजीव की आवाज आई, मोलू, तुमने क्या कह दिया बेटे कि तुलसी भाग गई? पापा, अगले हफ्ते मैं भैया के साथ 2 दिन के लिए आप लोगों के पास आ रहा हूँ। तब तक आप दोनों शादी की तैयारी कर लीजिए। मैं अब उन्हें मम्मी कहना चाहता हूँ। राजीव को अपने कानों पर विश्वास ही न हुआ। मोलू ने अपनी बात जारी रखी, और पापा, हम सब लोग फिर मिलकर दिवाली यहीं दयाल अंकल के साथ मनाएंगे। मोलू ने कनकियों से देखा। अंकल अपने आंसू पोंछ रहे थे। शायद खुशी के आंसू थे। उसे लगा कि उसके इस एक निर्णय से न जाने कितने लोगों के आंसू धुल जाएंगे। आज मोलू के एक फैसले ने 2 बूढ़ों का अकेलापन दूर कर दिया था। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं, और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही जिंदगी सरिता हिंदी स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।